सबसे बड़ा एग्जिट पोल, और इस एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल। हर पार्लियामेंट्री सीट पर हम आपको बताएंगे क्या होने वाला है थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल टैली और बाकी की स्टेट टैलीज। चलिए आपको सब टैली दिखाते हैं। अब ये 3 सर्वे आपके सामने हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एनडब्ल्यूएस और सी वोटर की नेशनल टैली क्या कहती है। ये देखिए, कुल 543 सीटों में से 289 यानी 130 के 2009 के मुकाबले फायदे के साथ बीजेपी एलायंस के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस को भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। एनडब्ल्यूएस और सी वोटर की टैली में 158 सीटों का नुकसान, सिमट गई पूरी कांग्रेस एलायंस 101 सीटों पर। वहीं अन्य के खाते में 153 सीटें 28 के फायदे के साथ। इस 153 में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, थर्ड फ्रंट की वो तमाम पार्टियां शामिल हैं और अदर्स भी इसमें तमाम शामिल हैं। 153 जाती हुई दिखाई दे रही हैं सीटें, जहां 28 सीटों का फायदा है। एक ये सर्वे है एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का। एक्सिस का सर्वे क्या कहता है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सिस की सर्वे टैली देखिए आप, यहां पर 128 सीटों के फायदे के साथ 287 सीटें बीजेपी एलायंस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस एलायंस के खाते में 152 के नुकसान के साथ 107 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। पिछले सर्वे से 6 सीटें ज्यादा एक्सिस दिखा रहा है। वहीं 149 सीटें दिखाई दे रही हैं अदर्स के खाते में 24 सीटों के 2009 के मुकाबले फायदे के साथ। और अब सबसे चौंकाने वाला सर्वे, सबसे थंडरबोल्ट सर्वे आप देख सकते हैं, टुडेज चाणक्य का सर्वे ये आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, बीजेपी एलायंस को 340 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस सर्वे में कांग्रेस की हालत पतली कर दी है, यानी बीजेपी की सुनामी में कांग्रेस का सफाया दिखाई दे रहा है। कांग्रेस एलायंस को 70 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स के खाते में 133 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला है youthforcongress.com के, हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ प्रभुनाथ सिंह है आरजेडी के वरिष्ठ नेता। तीनों से हम बात करेंगे। प्रभुनाथ सिंह जी, आपका पहला रिएक्शन, आपको लग रहा है कि अब की बार मोदी सरकार? देखिए, एग्जिट पोल हम देख कर आ रहे हैं। हमको लगता है कि अब एग्जिट पोल को देश की जनता बकवास के रूप में मानेगी। इसका कोई माने मतलब नहीं बुझाता है। जो हम लोगों ने अपने स्रोत से, देश के अन्य प्रदेशों से जो हम लोगों ने पता किया है, उसके अनुसार नरेंद्र मोदी को पार्टी को 200 से कम सीटें मिलेगी। तो हम लोगों के हिसाब से, और एक एग्जिट पोल अभी आपके सामने दिखा दिया 350 सीट। अब ये समझ में नहीं आता है कि जो देश के लोग हम लोगों को बताते हैं उसमें सच्चाई है या ये कागजी आंकड़ों में सच्चाई है। हम इसे बकवास के सिवा कुछ नहीं मानते। आप बकवास के सिवा कुछ नहीं मानते। इनके सिंह साहब, देखिए, बात तो सही है कि इंडिया में पोल सर्वे अपने आप में पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मल्टी वेरिएबल सिचुएशन है और हर वेरिएबल दूसरे को प्रभावित करता है। तो मान लीजिए अगर 20 वेरिएबल हैं तो वो जो टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है वो हजारों में बनता है और उसको कोई भी क्वांटिफाई कर नहीं सकता। तो भारत में, अमेरिका में हो सकता है 3600 के सैंपल साइज में अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा जाता है और वो सही साबित होता है। लेकिन भारत में एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल बहुत सही हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि हम लोग का काम है, हम लोग दिखाते हैं और ये हम इसको रोक नहीं सकते, तो ये बिल्कुल सही है। आप देखें कि जो भी आपने दिखाया उसमें लगभग हर ने कहा है कि ऑलमोस्ट जो मैजिक फिगर है 237 की, वो टच करने जा रही है बीजेपी अलायंस। इसका मतलब है कि सरकार बीजेपी बनाने जा रही, मोदी, अब की बार मोदी सरकार 272 वो मतलब आने ही जा रहा है। अगर 272 आ रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है कि सरकार बन रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हम आपको बता दें कि बोमई जजमेंट के बाद क्लियर कट लेट डाउन कर दिया है कि किसको बुलाया जाएगा। तो पहला उसमें यह है कि अगर कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पार्टी पालती है तो सबसे पहले उसको बुलाया जाता है। अगर वो नहीं है तो प्री इलेक्शन अलायंस जो है, अगर वो सबसे ज्यादा पाई है तो उसको बुलाया जाए। उस कैटेगरी में एनडीए वैसे भी आ जाएगा। अगर 250 भी पाता है तो वही आएगा, कांग्रेस का यूपीए नहीं आ सकता। तो लिहाजा ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी को बुलाया जाना लगभग तय है। तहसीन पूनावाला, बड़ा निराश होंगे आप? बिल्कुल नहीं। एग्जिट पोल पे मैं 2 लाइन कह दूं, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज है जो अब दवाया करने लग गए। तो ये ठीक है, 1998 से सर आप वरिष्ठ है, सारे वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके सिंह साहब की बड़ा आदर करता हूँ। 1998 से एक भी एग्जिट पोल सही नहीं आया। ये सारे, और सर मैं फिर से वो बात नहीं दोहराना चाहता हूँ, ये सारे भाजपा के वोट को ओवर एस्टिमेट करते, कांग्रेस के वोट को और बसपा के वोट को अंडर एस्टिमेट करते। आरजेडी एक पार्टी है जिसके वोट को ये अंडर
एस्टिमेट करते हैं, आप बिहार से हो सर, तो ये इन पार्टियों के वोट को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, हिस्टोरिकली ये हुआ है। और सर आप विदेश की बात कर रहे थे, तो मैं इंग्लैंड का एक एग्जाम्पल दे दूं। मार्केट थैचर के इलेक्शन के समय भी जब सारे एग्जिट पोल्स ने लिख दिया था कि इलेक्शन हार जाएगी, ये हो गया था, एग्जिट पोल्स ने डिक्लेयर कर दिया था नई सरकार, उसके बाद भी सरकार चेंज हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस के जो बीएसपी के वोटर्स है, ये बॉस्टरस लाउड वोटर्स नहीं है, साइलेंट वोटर्स है। और कुछ मैं इस बात को मानता हूं, परसेप्शनली कांग्रेस, क्योंकि ये यूपीए कांग्रेस की बात हो रही, परसेप्शनली कांग्रेस बैकफुट पे परसेप्शनली, और कुछ जो मिडिल क्लास कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं या जो मोदी को नहीं वोट करना चाहते, वो परसेप्शनली ये नहीं बताया कि हमने कांग्रेस को वोट किया, मे बी आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट फैक्टर, मे बी आउट ऑफ अ प्रेशर फैक्टर, जो कुछ भी फैक्टर होता है। एक चीज परसेप्शनली जब आप कह रहे हैं, तो क्या ये फैक्ट नहीं है कि इस समय जो सिचुएशन है उसमें कहीं भी कांग्रेस के लिए कोई एक वेरिएबल ऐसा नहीं है जो कि कांग्रेस के वोट परसेंटेज को बूस्ट करे, और ऐसे में मोदी फैक्टर है। तो क्या आप ये मानते, मतलब आपको अभी भी शक है कि मोदी की जगह हो सकता है कि कांग्रेस आ जाए? हम ये मानते हैं कि साइलेंट वोटर होता है, वो चाय की दुकान पे नहीं बैठता, अपर कास्ट जितना भी है वो चाय की दुकान पे बैठता है, पान की दुकान पे बोलता है, दिन भर बोलता है, मोबाइल पर सर्विस जो हाँ, वो काफी कुछ है। और बीएसपी का वोटर नहीं बैठता, गांव का वोटर नहीं बैठता। ये प्रभुनाथ जी हैं, इनका जो साइलेंट वोटर है वो बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं करता, यादव वोट भी नहीं करता, नीचे का भी तबका नहीं करता। लेकिन क्या यह फैक्ट नहीं है कि सारे असेसमेंट को देखने के बाद इस समय कोई और विकल्प न होने की वजह से मोदी की सरकार बन रही है? सर उसका जवाब मैं आपको एग्जांपल से दे दूंगा, थोड़ा समय लेता हूं। जब मोदी साहब की कम समय लो, मेरे पास समय मुझे 30 सेकंड से कम था। जब मोदी साहब की रैली वाराणसी में, सबने देखा कहां से लोग आए, और वही राहुल गांधी ने सुबह 7 बजे रैली शुरू की, और उसी से जवाब आपको मिल जाता है कि किसके रैली में कितनी ताकत थी, कौन सी मैन्युफैक्चर रैली थी और कोई नहीं, तो उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। और वाराणसी भी आश्चर्यचकित करेगा ये सारे पोल पंडितों को, ये बात मैं कहता। चलो 16 मई का इंतजार, 16 मई का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 4 रातें बाकी हैं। 16 मई का हम लोग इंतजार करेंगे। शाम तो आपके साथ ही है, शाम हमारे साथ ही गुजरेगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सीधे चलते हैं अनुराग के पास, दिल्ली का हाल जानने। चले, तहसीन पूनावाला दीपक कह रहे थे अभी कि वाराणसी के रिजल्ट्स भी चौंकाएंगे, लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर तहसीन पूनावाला को लाजवाब कर देंगे, क्योंकि उनके पास अब तक हर सवाल का जवाब रहा है। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कहता है सबसे पहली एजेंसी का सर्वे, टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। ये अभी ओवरऑल नेशनल टैली हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, ये सबसे चौंकाने वाली टैली है टुडेज चाणक्य। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एजेंसी ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी, जब कोई इनकी बात पर यकीन नहीं करता। खैर, अब दिल्ली पर आते हैं, और दिल्ली में एनडब्ल्यूएस और एक्सिस का पहले देख लेते हैं। एक्सिस एजेंसी का सर्वे दिल्ली में क्या कहता है, देखिए कुल 7 सीटें हैं। तहसीन पूनावाला, देखिए सुनामी किसे कहते हैं। यहां पर 4 सीटें बीजेपी को दिखाई दे रही हैं, चारों सीटों पर फायदा दिखाई दे रहा है। आपको एक भी सीट नहीं, 7 की 7 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को यहां 3 सीटें जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और आप ही की तरह अदर्स का भी डब्बा गोल है। तो कुल मिलाकर के यहां आप देख सकते हैं कि एक्सिस के सर्वे में कांग्रेस प्लस का सुपड़ा साफ है। सी वोटर और एनडब्ल्यूएस का सर्वे क्या कहता है ये भी देख लीजिए। तहसीन पूनावाला, आपकी हालत यहां पर भी वही है। यहां पर तो बीजेपी को पूरा का पूरा 7 सीटों का फायदा दिखा दिया गया है बीजेपी प्लस को। कांग्रेस प्लस -7, कुछ भी हाथ में नहीं। आम आदमी पार्टी के हाथ में सिर्फ झाड़ू और कुछ नहीं, अदर्स के खाते में भी कुछ नहीं। अब साफ तौर पर दोनों का एवरेज, दोनों का औसत देख लेते हैं। तहसीन पूनावाला के लिए क्या हालात बदलेंगे? बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। दोनों के औसत में भी तहसीन पूनावाला की पार्टी और उनके साथियों के लिए हाथ, जो इनका पंजा है वो खाली का खाली है। बीजेपी के खाते में, बीजेपी प्लस के खाते में 6 सीटें दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को औसत में 1 सीट मिलती हुई जरूर यहां पर दिखाई दे रही है। ये आप देख रहे हैं इनका औसत। अब देखते हैं कि तीसरी एजेंसी का सर्वे दिल्ली के बारे में क्या कहता है। टुडेज चाणक्य का सर्वे देखिए क्या कहता है, उसके आंकड़े भी ये आए आपके सामने, और ये देख लीजिए 7 की 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी प्लस के खाते में, कांग्रेस प्लस के खाते में सिर्फ माइनस ही माइनस 7 सीटें। आम आदमी पार्टी का भी डब्बा गोल, और साफ तौर पर अन्य के खाते में तो खैर कुछ आने का सवाल ही नहीं बनता। तहसीन पूनावाला, अब तक हर बात का जवाब था, अब हो गए आप लाजवाब? बिल्कुल नहीं, मैं आपको आज चैनल पे कह रहा हूं 9 बजे लाइव प्राइम टाइम चैनल पे, और 16 मई को हम रिपीट करेंगे। 2 सीट 100% कांग्रेस जीत रही है दिल्ली में। अजय माकन साहब की सीट
और महाबल मिश्रा साहब की सीट, ये 2 सीट कांग्रेस जीत ही रही है। बाकी सीट में मैं मानता हूं क्लोज फाइट है, आपके फैक्टर के लिए आप कांग्रेस के वोट्स काट रही है, इसलिए क्लोज फाइट है, लेकिन ये 2 सीट कांग्रेस जीत रही है। यहीं पर आपके एग्जिट पोल्स गलत साबित हो जाएंगे। चलिए तहसीम यहाँ पे भी लाजवाब नहीं हुआ, अभी आगे उनको लाजवाब करेंगे, उनको सीधे लिए चलते हैं पंजाब। अनुराग, पंजाब चलते हैं और पंजाब का हाल क्या है, पंजाब के आंकड़े क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे बड़ा सर्वे आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। ये देखिए एनडब्ल्यूएस वोटर का सर्वे क्या कहता है। कुल 13 सीटें हैं पंजाब में। यहां पर एक सीट 2009 के मुकाबले फायदे में दिखाई दे रही है बीजेपी प्लस के लिए, यानी 6 सीटें उसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के लिए 4 सीटों का नुकसान है। 2009 में 8 सीटें थी, वहां अब 4 रह जाएंगी, ये कहता है एनडब्ल्यूएससी वोटर का सर्वे। आम आदमी पार्टी को 3 उन सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, और अन्य के खाते में कुछ भी मिलता हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी का यहां खाता खुल रहा है, 4 सीटों का नुकसान कांग्रेस प्लस को हो रहा है। इसके बाद देखते हैं एक्सिस का सर्वे क्या कहता है। एक्सिस के सर्वे में पंजाब के आंकड़े क्या बताते हैं। कुल 13 सीटों में आप देख सकते हैं यहां बीजेपी प्लस को 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। 6 सीटें हैं, 2 सीटों के नुकसान के साथ कांग्रेस प्लस के लिए। आम आदमी पार्टी के खाते में यहां 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, दोनों ही सीटों का फायदा, क्योंकि 2009 में पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। अब देख सकते हैं आप अन्य के खाते में साफ तौर पर यहां पर 1 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं थी। औसत दिखा देते हैं, दोनों एजेंसीज के सर्वे का औसत क्या निकल करके आता है। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस प्लस के खाते में 5 सीटें। टाई हो गया यहां पर मैच। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें दिखाई दे रही हैं, अदर्स के खाते में डब्बा गोल है। यहां एक अच्छी खबर हो सकती है दीपक। बिल्कुल अच्छी खबर हो सकती है, और पंजाब में ऐसा क्यों हो रहा है, सीधे चलते हैं हम अजय शुक्ला के पास, आज समाज के एडिटर हैं। अजय, 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या आपको ये रियलिस्टिक लगता है? दीपक जी, इसमें एक सबसे बड़ी चीज है, संगरूर सीट पे भगवंत मान लड़ रहे हैं। ये पहले जो है ट्रिपल पी से लड़े थे और उस बार हारे थे, लेकिन इस बार जो है उनकी स्थिति काफी स्ट्रांग नजर आती है, क्योंकि उन्होंने काफी तब से, जब से वो ट्रिपल पी से हारे थे 2009 से, तब से वो लगातार वहां उस सीट पर काम कर रहे हैं। तो एक सीट तो ये मुझे नजर आती है। दूसरी सीट आपको मुझे जो नजर आती है वो लुधियाना की सीट है। उसमें चूंकि जो प्रत्याशी हैं उनका भी वहां पर व्यक्तिगत रूप से बड़ा प्रभाव है और वैसे भी वो प्रभाव रखते हैं, तो इस कारण से उन्होंने लोगों के साथ में काम किया है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जो वहां से वो भाग लिए थे, उनकी जगह पर बिट्टू को टिकट दी गई थी, रवनीत बिट्टू को। तो बिट्टू का वहां पर कभी कोई काम नहीं रहा है, जरूर उनका घर पड़ता है उस क्षेत्र में, लेकिन काम नहीं रहा है, इसलिए वो सीट एक लूज कर सकती है कांग्रेस वहां पर भी। तो रही बात जो तीसरी सीट जिस मानी जा रही है कि विनोद खन्ना वाली, वो सीट मुझे नहीं लगता कि विनोद खन्ना हारेंगे, क्योंकि विनोद खन्ना कहीं ना कहीं लोगों के साथ में लगातार जुड़े रहे हैं। पिछली बार चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार जुड़े रहे, इस बात का उन्हें बेनिफिट होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में मुझे आपको 2 सीटें नजर आती हैं, लेकिन उसके बाद में भाजपा गठबंधन को मुझे 6 सीटें नजर आती हैं और बाकी कांग्रेस को नजर आती हैं। दीपक जी, बिल्कुल, तो आपने एक सटीक विश्लेषण वहां का पेश किया। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, एडिटर दोपहर सामना, हमारे साथ केसी त्यागी साहब जुड़ गए हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता, हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले त्यागी साहब, आपके पास ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल सबसे ज्यादा जो खुन्नस है एग्जिट पोल ने वो जेडीयू पे निकाली है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं दीपक में ऐसा नहीं मानता हूं। पिछले 8 साढ़े 8 साल में जिस तरह से बिहार में विकास हुआ है, जिस तरह से वहां पे 50% का रिजर्वेशन देश में पहली बार किसी राज्य में हुआ है, जिस तरह से सड़कों के निर्माण हुए हैं, जिस तरह से प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन सुधरी है, जिस तरह से 3000 मेगावाट बिजली आज वहां पर पैदा हो रही है। जब हमको राज मिला था उस समय 300 मेगावाट भी नहीं थी। तो सुशासन का अगर कोई अर्थ होता है, अगर वीकर से आज वहां पर पैदा हो रही है, जब हमको राज मिला था उस समय 300 मेगावाट भी नहीं थी। तो सुशासन का अगर कोई अर्थ होता है, अगर
अगर वीकर सेक्शंस के और जो हाशिए पे गए हुए लोग हैं उनको मुख्यधारा में लाने के प्रयासों का कोई अर्थ होता है तो मैं निराश नहीं हूं। मैं एग्जिट नहीं, मैं एग्जैक्ट पोल की इंतजार कर रहा हूं दीपक कवि। एग्जैक्ट पोल का इंतजार। इतना विकास का काम हुआ है प्रभुनाथ जी वहां पर? देखिए, अब सवाल कितना क्या हुआ हम उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। पोल हो चुका है और हर पार्टी, त्यागी जी की भी पार्टी पता कर चुकी होगी। और त्यागी जी जिस प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, संजोग है कि बिहार में पैदा नहीं लिए, इनके बच्चे बिहार में नहीं पढ़ते हैं। अगर बिहार में इनके बच्चे पढ़ते रहते तो इनको पता चल जाता है कि बिहार में प्राइमरी शिक्षा की क्या स्थिति है। देखिए, एग्जिट पोल को तो हम भी मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसलिए कि जदयू को इन्होंने 5 सीट जीता हुआ दिखाया है, जबकि बिहार में जदयू मात्र 3 सीट पर लड़ाई में ही है। उस लड़ाई में जीत भी सकती है, हार भी सकती है। और 28 सीट इन्होंने दिखाया है बीजेपी को जीत का, जबकि हमारे कार्यकर्ताओं के अनुसार 18 सीट हमारा गठबंधन अभी तक जीत चुका है और 11 सीट पर हम कांटे की टक्कर में हैं। हो सकता है कि 29 सीट जीते हैं, लेकिन इसलिए इतने दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं कि जिन 11 सीटों को हम लड़ाई में मानते हैं उसमें हम कुछ जीत भी सकते हैं, कुछ हार भी सकते हैं। लेकिन 11 तो हमारे पक्के हैं गठबंधन के, जिसमें एनसीपी की 1 है और 4 हैं कांग्रेस के और 13 हैं आरजेडी के। जो ये सीट हम लोग जीत कर मान रहे हैं कि जीत कर चल रहे हैं, लेकिन वहां हमको दिखाया जा रहा है कम और बीजेपी को दिखाया जा रहा है ज्यादा। ये बिना किसी आधार का एक झूठ पोल दिखाया जा रहा है, इसका कोई माने मतलब नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार के खत्म होने का क्या कारण, दीपक मैं जरा सा एक पूछ लूं, नीतीश कुमार के इतना कम होने का कारण आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ विज्ञापन के आधार पर सरकार चलाते रहे, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। और जो भी कुछ पैसा गया केंद्र सरकार से, उसका भी सही ढंग से सदुपयोग नहीं हो पाया। वहां पर प्रशासन के लोग जो निरंकुश हो गए, आम जनता को काफी परेशानी हुई, आम जनता को इसका गुस्सा था, आम जनता ने अपने गुस्से को उतारा। अपने गुस्से को। केसी त्यागी जी, यहां पर एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल नहीं, प्रभुनाथ जी ने एग्जिट पोल बता दिया है हमको। मिलकर के लालू जी के जंगल राज को खत्म किया था। मुझे इनका लोकसभा में लालू जी के साथ भिड़ंत भी याद है। आजकल ये लालू जी की पार्टी में हैं, अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर के इन्होंने वहां पे किया है। लेकिन आप खुद प्रभुनाथ जी वरिष्ठ आदमी, मैं कोई सीख आपको नहीं देना चाहता। तब मैं देखिए पार्टियां बदलने से दिल नहीं बदला करते। इतना काम वहां पर हुआ था। आपकी मुझे दर्जनों स्पीच याद है बिहार में चुनाव के दौरान आपने की हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पे सुधरी, 80,000 लोग कन्विक्टेड हुए। ये आप भी पिछले से पिछले चुनाव में कहकर के वोट मांगते रहे हैं। वहां पर 5 बजे थाने बंद हो जाते थे। देश में अकेला राज्य है जहां 50% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हुआ है। वहां एक अकेला सूबा है जहां पर इतने कम्युनल क्लासेस नहीं हुए जैसे देश के दूसरे हिस्से में हुए हैं। और आपको पता है कि लालू जी के राज में जिसके सबसे ज्यादा पुरोधा के रूप में आप उभरे थे, समता पार्टी के नेतृत्व के रूप में आप लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी जंगल राज खत्म करने के लिए। अब किसी बात पर आपके रिश्ते खराब हों और आप पूरी चीज को नकार दें। आपको पता है, मेरे पास आंकड़े रखे हैं, कहिए तो मैं सुना दूं सारे पढ़ करके। जिस समय लालू जी छोड़ के गए हैं उस समय कितने मेगावाट बिजली पैदा होती थी, आज 3000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 2015 आते आते बिहार का कोई गांव नहीं होगा 4000 मेगावाट बिजली पैदा करके हर गांव में हम बिजली पहुंचाएंगे। लालू जी के राज में जो बिजली के खंभे हैं, जो तार हैं, उन पे कपड़े सूखते थे। आपको पता है और मुझको पता है। त्यागी जी, 15 साल तक लालू यादव जी से हम लड़ते रहे और नीतीश कुमार जी का हम लोगों ने इसलिए साथ दिया कि वो बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में साबित होंगे। लेकिन दोनों का तुलना करने पर जो कागज को आप दिखा रहे हैं वही तो हम बोल रहे हैं कि कागजी सरकार आपकी चलती है, हकीकत जमीनी कुछ नहीं है। जिस विद्युतीकरण की आप बात करते हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत वो चलाया जाता है। उसमें आपका क्या योगदान है, आपके सरकार का क्या योगदान है, आपके मुख्यमंत्री का क्या योगदान है? जरा अपना योगदान तो बताइए, सरकार का योगदान तो बताइए। ये राजीव गांधी योजना का योगदान केंद्र सरकार को क्यों नहीं धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अपना योजना चलाकर बिहार के गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पैसा देकर बिहार के गांव-गांव में सड़क निर्माण का काम किया। बिहार में सर्व शिक्षा के तहत पैसा देकर स्कूल भवन का निर्माण किया। उसी पैसा पर आपने उधारू शिक्षक भी बहाल कर लिया, उसका वेतन भी भुगतान आप उसी से करते हैं। आप वृद्धावस्था पेंशन केंद्र सरकार का पैसा का देते हैं, राज्य का हिस्सा नहीं देते हैं। इंदिरा आवास का पैसा आप केंद्र के पैसा का देते हैं, आप उसमें भी एक पैसा खर्च नहीं करते हैं। मनरेगा से मजदूरों को मिलता है, तब केंद्र के पैसा से आप देते हैं, उसमें आपका एक पैसे का हिस्सेदार नहीं है। आप लोग बोलने में थोड़ा हिचकते भी नहीं है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, वही आप कहानी कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। पैसा कोई खर्चा करे और आप अपने पर क्रेडिट लेने जा रहे हैं। आपके खजाने से कितना, आपको 5,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष कम होता है आपको कर्मचारियों को वेतन देने में, जबकि जितना कर्मचारी होना चाहिए उतना कर्मचारी आपने नियुक्त नहीं किया है, सब आपने ठेके पर बहाल किया है। आप एक उपलब्धि बिहार को दिए हैं कि गांव के लोगों का किडनी खराब करवा रहे हैं शराब पिलाकर। गांव-गांव में शराब का आपने दुकान खोलवा दिया और उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपने बिहार को आगे बढ़ा दिया। प्राथमिक शिक्षा को आपने चौपट कर दिया। स्कूल में बच्चे अब पढ़ने के, एक ही बच्चों का नाम 3-3 जगह स्कूल में लिखा जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र पर लिखा रहता है, प्राइवेट स्कूल में लिखा रहता है, प्राइवेट आपके प्राइमरी स्कूल में लिखा रहता है। और जितना भी केंद्र सरकार बच्चों के भोजन के लिए सामग्री देती है उसको खुले बाजार में आप बिकवाते हैं। इसके बाद भी आप क्रेडिट लेते हैं कि हमने बिहार को आगे बढ़ा दिया, हमने प्राइमरी स्कूल ठीक कर दिया। चलिए ठीक है, नरसिम्हा राव साहब आपका क्विक कमेंट, उसके बाद मुझे दूसरे राज्यों पर जाना होगा। अब देखिए त्यागी जी और प्रभुनाथ जी, प्रचार खत्म हो गया, वोट पड़ चुके हैं, अभी भी अपने प्रचार चला रहे हैं। पर लेकिन सच्चाई ये है, मैं उसको एक विश्लेषण के रूप में पेश करना चाहूंगा। जो नीतीश कुमार जी की उनकी जो प्रवर्तन था मोदी जी के प्रति, उन्होंने जिस प्रकार की एक तरह से एक अहंकारी के रूप में पेश आए, मुझे लगता है जनता को ये बाज नहीं आई, जनता को सही नहीं लगा सबसे पहले। उसके बाद दूसरा, ये चुनाव मोदी इसी विधानसभा में भी चुनावों में हमारे स्ट्राइक रेट जेडीयू के स्ट्राइक रेट से ज्यादा था। हम कम सीट लड़े थे लेकिन उसी सीटों में हमने ज्यादा संख्या में सीट पाए थे। तो मतलब हमारे संगठन, हमारे जो वहां जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी हद तक नीतीश कुमार जी ने अपने छवि के कारण उन्होंने उसको ओवरशैडो करने की कोशिश किए थे। बट लेकिन इस चुनावों में जैसा मैं प्रभुनाथ जी से सहमत हूं, 1 या 3 सीट को लेकर 2-3 सीटों में जेडीयू लड़ाई में है, कहीं और नहीं है। इसकी मैंने भविष्यवाणी दीपक जी मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। जून 2012 जब नीतीश कुमार जी के जो इंटरव्यू दिए थे जब इकोनॉमिक टाइम्स को, आज जो सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मैंने इसी का भविष्यवाणी उसी समय किया था। बिल्कुल ठीक, मेरा यह आकलन था कि यदि जेडीयू अकेली लड़ेगी, एक भी सीट भी नहीं लड़ेगी। और लेकिन उन्होंने उनको लगा ये भाजपा की तरफ से कोई प्रचार है, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। यदि इस चुनाव में पूरे देश भर में कोई एक नेता है जो सबसे ज्यादा हारेंगे कांग्रेस के अलावा, वो रहेंगे नीतीश कुमार जी। चलिए, नीतीश कुमार जी हारेंगे। बिहार से आगे निकलते हैं, अन्य राज्यों की तरफ चलते हैं हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरफ। अनुराग। बिल्कुल, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का हाल देख लेते हैं कि वहां पर क्या कुछ सर्वे निकल करके आया है एग्जिट पोल का। देखिए, हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 7 प्लस के साथ 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 2009 के मुकाबले बहुत भयानक फायदा यहां दिखाई दे रहा है, बल्कि बहुत आश्चर्यजनक फायदा, भयानक नुकसान कहा जाना चाहिए कांग्रेस प्लस के लिए, जिसके -7 के साथ केवल 2 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलता, आईएनएलडी का यहां पर खाता नहीं खुलता। ये एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का एग्जिट पोल है। अब एक्सिस का एग्जिट पोल क्या कहता है हरियाणा के बारे में, आप देख सकते हैं 8 सीटों के फायदे के साथ 9 सीटें यहां बीजेपी प्लस के लिए और उन्हीं 8 सीटों का नुकसान कांग्रेस के लिए दिखाई देता है। यहां पर कांग्रेस प्लस के लिए केवल 1 सीट हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी के लिए कुछ भी हासिल नहीं है। औसत क्या कहता है दोनों ही एजेंसीज का, ये भी देख लेते हैं हरियाणा की 10 सीटों के बारे में। दोनों ही एनडब्ल्यूएस सी वोटर और एक्सिस का, ये देखिए बीजेपी प्लस 8 सीटें, कांग्रेस प्लस 2 सीटें और बाकी सब 0-0-0। आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी और अदर्स के खाते में कुछ भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हिमाचल का रुख करेंगे इसके बाद। यह आपने देखा एग्जिट पोल हरियाणा की 10 सीटों के लिए। अब इसके बाद हिमाचल का क्या हाल है, हिमाचल का आंकड़ा क्या कहता है, ये देखिए। कुल 4 सीटें हिमाचल में, न कोई फायदा न कोई नुकसान। 3 सीटें थीं, 3 सीटें रहेंगी। कामोबेश 2009 की स्थिति बरकरार रखने की बात इन आंकड़ों में कही जा रही है। बीजेपी प्लस के लिए भी 3 सीटें, कांग्रेस प्लस के लिए 1 सीट जो थी वो रहेगी। इसके अलावा अदर्स के खाते में न कोई थी न रहेगी।
अब एक्सिस के तरफ बढ़ते हैं। एक्सिस का सर्वे क्या कहता है? कामोबेश एक्सिस का सर्वे भी बहुत ज्यादा इससे जुदा है। ये देख सकते हैं आप, बीजेपी प्लस के खाते में -2, यहां पर केवल 1 सीट दिखाई दे रही है, 3 के बदले 1 सीट 2009 के बदले। एक्सिस का सर्वे बिल्कुल उलट है। यहां कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा दिखाया जा रहा है, कांग्रेस प्लस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं, जबकि अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। औसत क्या कहता है हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए? अब ये देख लेते हैं कि औसत का आंकड़ा क्या आता है। यह आपने देखा एक्सिस और सी वोटर का आंकड़ा। अब देखिए यहां पर टाई की स्थिति है, बीजेपी प्लस को भी 2 और कांग्रेस प्लस को भी 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। ये हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा क्या कहता है? अब ये देखिए जम्मू कश्मीर के आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। दोनों ही एजेंसियों का सर्वे हम आपको दिखाएंगे। एनडब्ल्यूएस वोटर का सर्वे क्या कहता है? बीजेपी प्लस के लिए फायदा है 3 सीटों का। पिछली बार कुछ नहीं था, अब 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वही 3 सीटें कांग्रेस के खाते में से माइनस हो रही हैं। इस बार कांग्रेस प्लस के खाते में केवल 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक पीडीपी को सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के जो पिछली बार सीट थी वो उसके खाते से निकल गई है और शायद वही सीट पीडीपी के पास गई है। यह आप देख सकते हैं एनडब्ल्यूएस वोटर का सर्वे। इसके बाद अब एक्सिस का सर्वे क्या कहता है? एक्सिस एजेंसी जम्मू कश्मीर के बारे में क्या आकलन करती है? ये देखिए बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों के फायदे के साथ 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस 1 सीट के नुकसान के साथ केवल 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस प्लस। वही पीडीपी के पास 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है अदर्स के खाते में से। पीडीपी यहां पर 1 के फायदे के साथ 1 सीट पर दिखाई दे रही है। अब औसत क्या कहता है ये देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर का औसत का आंकड़ा ये आ गया आपके सामने। बीजेपी प्लस 3 सीटें, कांग्रेस प्लस 2 सीटें, पीडीपी के पास 1 सीट। ये हमने आपको दिखाया हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल। इस पर चर्चा करेंगे, दीपक जी के पास जाएंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। उससे पहले देख लेते हैं गुजरात और राजस्थान का हाल। गुजरात का इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गुजरात से ही आते हैं खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, मोदी का गुजरात। क्या कहते हैं गुजरात के आंकड़े? गुजरात का एग्जिट पोल क्या कहता है ये देखिए आप। एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का सबसे पहले आंकड़ा आपके सामने आएगा। गुजरात के लिए क्या कहते हैं आंकड़े? क्योंकि वाकई में गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात के बारे में एग्जिट पोल बहुत ज्यादा कुछ खास बताएंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सीटों का फायदा, 22 सीटें हो जाती हैं 2009 के मुकाबले बीजेपी प्लस के लिए। वही 7 सीटें माइनस कर दीजिए आप कांग्रेस के खाते में से, यानी जो कांग्रेस के पास था वो भी नहीं रहेगा। केवल 4 सीटें यहां कांग्रेस प्लस के लिए आती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर्स का तो नाम भी ना लीजिए, अदर्स के पास कुछ नहीं, अदर्स का है भी नहीं गुजरात में कुछ। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की फाइट में आप देख सकते हैं दोनों आंकड़े। एक्सिस का सर्वे क्या कहता है? एक्सिस के आंकड़े क्या कहते हैं गुजरात को लेकर के ये भी देख लीजिए। 7 सीटों का वही नुकसान, 22 सीटें, वही सेम आंकड़ा, कॉपी पेस्ट एकदम। कांग्रेस प्लस के पास 7 सीटों के नुकसान के साथ केवल 4 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देख लेते हैं कि गुजरात में औसत क्या कहता है, एवरेज क्या कहता है। ये देखिए गुजरात का औसत दोनों ही सर्वे को मिलाकर के 22 सीटें बीजेपी प्लस के लिए, कांग्रेस प्लस के लिए 4 सीटें, ये कुल 26 सीटों का आंकड़ा गुजरात को। अब गुजरात के बाद बात कर लेते हैं को मिलाकर के 22 सीटें बीजेपी प्लस के लिए, कांग्रेस प्लस के लिए 4 सीटें, ये कुल 26 सीटों का आंकड़ा गुजरात को। अब गुजरात के बाद बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान का आंकड़ा क्या कहता है? राजस्थान में दोनों ही एजेंसियों का एक एक करके आपको पहले हम दिखाएंगे आंकड़ा क्या कहता है और उसके बाद औसत दिखाएंगे। राजस्थान में सबसे पहले आप देख रहे हैं एक्सिस का सर्वे बीजेपी प्लस के लिए 15 सीटों का यहां फायदा 2009 के मुकाबले और उसके साथ 19 का आंकड़ा आ जाता है। वही आप देख रहे हैं कि -16 सीटें, 16 सीटों का नुकसान, केवल 4 सीटें 20 में से रह जाती हैं कांग्रेस प्लस के बाद 2009 के मुकाबले। और यहां पर अदर्स के खाते में जहां 1 सीट थी वहां 2 हो जाती है, 1 प्लस दिखाई दे रही है। एक्सिस के सर्वे में कुल 25 सीटों का हाल यह है। अब क्या कहता है एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का सर्वे? ये भी आप देखिए कि ये यहां पर 18 सीटों के साथ 22 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाती हुई दिखाई देती हैं। वही 18 सीटें कांग्रेस की माइनस हो जाती हैं। वहां कम से कम 4 तो थी एक्सिस के सर्वे में, यहां कांग्रेस प्लस के पास केवल 2 सीटें रह जाती हैं और एक जो अदर के खाते में थी वही सीट बरकरार है। यहां पर एवरेज क्या कहता है, औसत क्या कहता है, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए औसत का आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। दोनों ही एजेंसीज के सर्वे को मिलाकर के जो औसत निकलता है उसमें 21 सीटें बीजेपी प्लस के पास, कांग्रेस प्लस के पास जाती हुई दिखाई देती है 3 सीटें और अदर के खाते में, अन्य के खाते में 1 सीट। दीपक जी। बिल्कुल, तो हमने यहां पर देखा कि किस तरह से राजस्थान और गुजरात ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है। सीधे चलते हैं दोपहर सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला के पास। प्रेम शुक्ला जी, लग रहा है इस बार अब की बार मोदी सरकार? जी
नहीं, साफ दिखाई दे रही है। 272 प्लस जो है, आप अगर लोअर साइड भी सारे सर्वेज का पकड़े तो भी 272 प्लस हो रही, तो मोदी सरकार में किसी प्रकार की संदेह की गुंजाइश नहीं बचती। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस चुनाव में एक और सिद्ध कर दिया कि आज तक होता यह था कि जब कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावे में आता था तो उसे मुख्यमंत्री का अपना कुर्सी भी चली जाती थी और प्रधानमंत्री पद भी नहीं आता था। जैसे रामकृष्ण हेगड़े के साथ हुआ, ये देवेगौड़ा जी के साथ भी कालांतर में यही दृष्टि हो गई। ये स्थिति जो है तमाम राज्यों में मुलायम सिंह यादव जी भुक्तभोगी रहे, मायावती जी भुक्तभोगी रही, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भुक्तभोगी रहे, लेकिन ये पहली बार है कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में कोई मुख्यमंत्री सीधे प्रमोट होकर प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये बहुत इस चुनाव की खूबसूरती है और उस प्रधानमंत्री की प्रेरणा से चुनावों का जो प्रतिशत बढ़ा है वो क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, साफ दिखाई दे रहा है। क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आप सेफोलॉजिस्ट हैं, आपको लगता है 272 का जो आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं लगभग सभी एग्जिट पोल, वो आपको सेटिस्फाई करता है जो सेफोलॉजिस्ट? एज ए सेफोलॉजिस्ट मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं और इस चुनाव को मैंने हर स्टेट में मैंने कोशिश किया है अपनी तरह से मापने के लिए, आंकने के लिए, और हमारे अपेक्षा के मुताबिक, हमारे आंकलन के मुताबिक हम 300 की पार, 300 की संख्या के पार आसपास रहेंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है। 272 से कई ज्यादा सीट लाएंगे, हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। 300 के आसपास ज्यादा नहीं हो गया कुछ? नहीं, ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप देखिए अब जनरली क्या होता है, जनरली सर्वेस में क्या होता है, आप देखिए मध्य प्रदेश में जो अभी विधानसभा चुनावें हुई थी उसमें सभी कांग्रेस वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सरकार बनाएंगे, ये कम से कम 100 सीट जीतेंगे, लेकिन भाजपा ने तीसरी बार विजय प्राप्त किया और 155 से ऊपर सीट हम लेके आए हैं। जैसे राजस्थान में सब समझ रहे थे वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर काफी नजदीक रहेगा, और बेस्ट एग्जिट पोल जो हमको 120 की संख्या दिए थे, जबकि हमने 160 को पार कर लिया। तो इसलिए जब एक वेव चलता है वो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड, वो कितना आपको ग्राउंड कवर करने के लिए हेल्प करेगा, ये कभी कभी सर्वेस के लिए भी मुश्किल होता है आंकने के लिए। जैसा राजस्थान में हुआ, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, उन विधानसभा चुनावों में भी मोदी जी की एक उनकी इफेक्ट, उनकी वेव की एक झलक थी, वो हम समझते हैं अभी इस बार जो देश भर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। स्टेट्स लाइक ओडिशा, जहां हमारी कोई ग्राउंड लेवल सपोर्ट नहीं थी, पिछले बार हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। अभी हरियाणा में आपको जानकारी है, कभी हमने अलग चुनाव लड़कर मेरे ख्याल से शायद एक भी सीट कभी नहीं जीते हैं। जब भी हम 10 सीटें जीते थे वो आईएनएलडी के साथ एक समझौता करके एक अलायंस के रूप में जीते थे। तो जो परिणाम हर राज्य से जो मिल रहे हैं, ये कोई साधारण परिणाम नहीं है। ये इस तरह की वेव को एसेस करने में कभी कभी पोल्स जो है थोड़ा झिझकते हैं, तो इसलिए सर्वेस में एक ट्रेंड होता है। अब गुजरात में 22 दे रहे हैं, तो संभव है गुजरात में हमें 25 सीट भी मिल सकती है। तो इसलिए जब स्टेट लेवल प्रोजेक्शंस करते हैं, पोलस्टर्स का ये असर होता है कि किसी प्रकार से हम थोड़ा मॉडरेट करें ताकि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द वे ना दिखे। उसके कारण मुझे उम्मीद है ये 300 के आसपास रहेंगे या पार भी कर सकते हैं, ऐसा हमारा उम्मीद है, हमारे आंकलन भी है। शहजाद पूनावाला। तहसीन सॉरी सर तो विश्लेषक है, वो सेफोलॉजिस्ट भी है, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो चलिए, अच्छी बात है। 200-300 सीट के, उनको 500 सीट ही दे दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोदी साहब बदल सकते हो। जो प्रेम शुक्ला साहब कह रहे थे, वो सीएम प्लस पीएम दोनों रह सकते हैं। 12 कैबिनेट मिनिस्ट्री भी रख सकते हैं गुजरात में, यहां पर भी 12 कैबिनेट मिनिस्ट्री रख सकते हैं, सब कुछ वो रख सकते हैं अपने पास। लेकिन मैं एक बात कह दूं, क्योंकि सर एक सेकंड, क्योंकि सर आंध्र प्रदेश से आते हैं, मैं बता दूं सारे एग्जिट पोल्स, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हूं, सारे एग्जिट पोल तेलंगाना में कांग्रेस को वाइप आउट कर दिया।
का टीआरएस जीत रहे हैं। अब भी जो रिजल्ट्स आ रहे टीआरएस के जो रिजल्ट्स आ रहे असेंबली पोल्स के 52 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट्स आगे असेंबली के 25 कांग्रेस जीत चुकी है। 25 मतलब वो पोल सही है। वो नहीं सारे एग्जिट पोल में गलत नहीं वो रिजल्ट है। वो रिजल्ट है। एग्जिट पोल ने कहा कांग्रेस हार गई, रिजल्ट आ रहे रिजल्ट। मैं इसका जवाब दूं। 25 अब तक जीत चुकी है, 52 में से कांग्रेस तेलंगाना मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो मैं आपको इसका जी सर नहीं 52 हाई नहीं है वहां। नहीं अब तक 52 मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं। तेलंगाना में ये जो पर लेकिन तहसीन जी सर आई थिंक हमें 16 तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन स्थिति में परिवर्तन तेलंगाना में हुआ है क्योंकि 30 मार्च को आज जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो आज डिक्लेयर हुए हैं, ये मार्च 30 को चुनाव हुए हैं। ये पार्लियामेंट में बिल पास होने के 1 महीने के बाद तेलंगाना में 1 महीने के अंदर, 1 महीना छोड़ो, मैंने कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पूरा 1 महीना ट्रैक किया है। लास्ट 1 वीक में जिस प्रकार की हवा बनी है टीआरएस के पक्ष में, हमारे टीआरएस से कोई समझौता नहीं है, हम टीआरएस का कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। मेदक से कांग्रेस जीती, टीआरएस की सीट टीआरएस का गढ़ माना जाता। मेदक से कांग्रेस जीत गई, 10 में से 8 सीट ले गई कांग्रेस। तो सर आपको बता दूं कि ये आप भी जानते सर, आप ही का स्टेट है तहसीन। अभी लड़ने का कोई जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। पर लेकिन तेलंगाना में 1 महीने में कांग्रेस पार्टी का मोमेंटम जो पहले था, जो शुरुआत बाइफर्केशन बिल के पास होने के बाद, तेलंगाना बिल के पास होने के बाद माहौल पूरे तेलंगाना में कांग्रेस के पक्षधर था। और मेरा खुद सारे उस समय कांग्रेस 12 लोकसभा सीट जीत सकती है। सर फरवरी के चलिए जैसे बहुत आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। हमारे पास 16 तारीख तक का वक्त है आर्ग्यूमेंट करने के लिए। हम रोज आर्ग्यूमेंट करेंगे आपसे, लेकिन अभी चलते हैं दीदी के घर वेस्ट बंगाल में, देखते हैं वहां पर क्या हाल है। अनुराग। बिल्कुल पश्चिम बंगाल तमाम चरणों में, सभी चरणों में दीपक जी बम्पर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड टूटे हैं। अब देख लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। ये देखिए एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का एग्जिट पोल क्या कहता है। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, बीजेपी प्लस को 1 सीट का फायदा, केवल 2 सीटें। आप देख सकते हैं कांग्रेस प्लस को 2 सीटों का नुकसान, केवल 4 सीटें। वहीं टीएमसी को 8 सीटों का फायदा पिछली बार के मुकाबले, अब इस बार 27 सीटें। वहीं 6 सीटों का नुकसान लेफ्ट को है, केवल 9 सीटें। अदर के पास जो 1 सीट थी वो भी इस बार अब नहीं है। 42 सीटों का आंकड़ा। एक्सिस का सर्वे क्या कहता है पश्चिम बंगाल को लेकर के, ये देखिए एक्सिस का सर्वे आपके सामने आ गया। केवल 1 सीट का फायदा बीजेपी प्लस को 2 सीटें हो जाती हैं। इसके साथ कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान, केवल 3 सीटें रह जाती हैं। 5 सीटों का फायदा तृणमूल कांग्रेस को, दीदी का झंडा बुलंद है, 24 सीटें आती हुई नजर आती हैं एक्सिस के सर्वे में। लेफ्ट को 2 सीटों का नुकसान, केवल 13 सीटें। अदर्स के खाते में यहां कुछ भी नहीं है। औसत एवरेज क्या कहता है ये देख लेते हैं दोनों एजेंसीज के सर्वे को मिलाकर के। औसत ये कहता है कि टीएमसी को 25 सीटें, कांग्रेस प्लस को 4 सीटें, बीजेपी प्लस को 2 सीटें, लेफ्ट के खाते में 11 सीटें। बम्पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा उड़ीसा भी हम जा सकते हैं और उड़ीसा में देखते हैं कि उड़ीसा का सर्वे क्या कहता है। पश्चिम बंगाल का आपने देखा एनडब्ल्यूएससी वोटर का सर्वे, उड़ीसा की 21 सीटों के लिए बीजेपी प्लस को 6 सीटों का फायदा, यानी कि खाता ही नहीं खोला, 6 सीटें भी मिलती दिखाई देती हैं। कांग्रेस प्लस को 2 सीटों का नुकसान है, 6 के बदले 4 सीटें रह जाती हैं। बीजेडी यहां पर 3 सीटों के नुकसान के साथ भी 11 सीटें पाती हुई नजर आती है। 14 के मुकाबले 2009 में 14 थी, अब 11 सीटें पाती हुई नजर आती है। और 1 सीट जो थी अदर के खाते में, वो उसके खाते से ये सर्वे निकाल देता है, केवल 0 रह जाता है अदर्स के पास। एक्सिस का सर्वे क्या कहता है ओडिशा को लेकर के, ये देखिए एक्सिस का सर्वे आपके सामने आ रहा है। एक्सिस का सर्वे बीजेपी को 7 सीटें दे रहा है, 7 का फायदा। कांग्रेस प्लस को 3 सीटों के नुकसान के साथ केवल 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेडी का भी नुकसान है, बीजू जनता दल को 4 सीटों के नुकसान के साथ केवल 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अदर के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में क्या कहता है औसत ओडिशा का, ये भी देख लेते हैं। ओडिशा का औसत ये बताता है कि बीजेपी प्लस 6, कांग्रेस प्लस 4, बीजेडी 10 और अन्य के खाते में 1 सीट। दीपक जी। बिल्कुल, तो ये
पूरी की पूरी राष्ट्रीय तस्वीर हमने आपको बता दी है। लेकिन आपको एक बात बता दें, अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ है, दिल्ली में क्या हुआ है, मुंबई में क्या हुआ है, बाकी जगहों पर क्या हुआ है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि 9:58 पर, ठीक 9:58 पर अनुराग मुस्कान आपको बताएंगे हर सीट का एग्जिट पोल, जो अपने आप में अनोखा होगा, जो अपने आप में नया होगा, जो अपने आप में बिल्कुल अलग ढंग का होगा। बहस को हम आगे बढ़ाते हैं, सीधे चलते हैं एनके सिंह सर के पास। सर, आपने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का हाल देखा, यहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का अंडर करंट दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? अंडर करंट नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि एक मैनिफेस्ट स्वीप है। आप देखिए, बेस वोट वेस्ट बंगाल में बीजेपी का एक जमाने में 11% गया था, पीक वोट था वो, लेकिन बेस वोट 6% के आसपास है। आज क्या वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि नहीं, वेस्ट बंगाल में भी दो जो स्ट्रांग करंट्स हैं, एक लेफ्ट की करंट है और दूसरी ममता की करंट है, उसको न्यूट्रलाइज करता हुआ, दोनों के बीच में डेंट मारता हुआ बीजेपी का एक वेव दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, और यही नहीं, उड़ीसा में भी यही स्थिति है। उड़ीसा में ये माना जाता था कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो वहां की भाषा भी नहीं जानता, उसको वहां स्टेट से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, इसके बावजूद उसको वोट मिलते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स के सारे नॉर्म्स को वो तोड़ता हुआ। उड़ीसा एक अजीब जगह है जहां की वहां का चीफ मिनिस्टर एक अजीब सा एरिस्टोक्रेटिक एटीट्यूड के हैं, उनको बहुत ज्यादा जनता से मिलने में, और वो भाषा भी नहीं जानते, फिर भी वहां पे वोट मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वहां पे अच्छा खासा करने जा रही है। तो सीधा मतलब है कि जो कांग्रेस ने शून्यता क्रिएट की थी, एक वॉइड, जो यूपीए 2 के गवर्नमेंट का मिस गवर्नेंस की वजह से जो एक वॉइड क्रिएट हुआ था, मोदी ने न केवल उसको भरा है, बल्कि दूसरे एरियाज में कास्ट फैक्टर जो था, इंडिया का एक जहर था, उस कास्ट फैक्टर को ट्रांसेंड किया है और मेरे ख्याल से ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस रखा है। ये अपने आप में मोदी फेनोमेनन, जिसको हो सकता है कि हमने अपने एनालिसिस में एनालाइज न किया हो। पिछले कुछ दिनों में मुझे एहसास नहीं था कि मोदी का ये फेनोमेनन इतना स्ट्रांग करंट लेके आएगा, और मैं ये कन्फेस करता हूं कि मुझे इसका एहसास नहीं था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, एक ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस था और मोदी ने पूरे की पूरी चीजों को बदल दिया। एक ऐसी पार्टी जिसका वोट बेस 18.6% 2009 में था, यानी हर तीसरे वोटर ने बीजेपी को पिछले 10 साल में छोड़ दिया था, उससे 18% से आप जाके अगर 30% पे जा रहे हैं, 34%। मुझे लगता है कि 34 वाला थोड़ा ज्यादा है। अगर 30 भी है बीजेपी का तो मेरे ख्याल से यह अद्भुत है। अगर 34 हो गया तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में कुछ भी सीटें ला सकता है। 34% वोट का मतलब दूना वोट, और दूना वोट डेमोक्रेसी में बीजेपी जो 18% पे थी, 34 पर। आज तक बीजेपी के इतिहास में, 25 साल के इतिहास में, अगर हम उसको ले, पिछला भी ले लें, तो आज तक बीजेपी का पीक वोट जो रहा है वो 1998 में रहा है, और वो रहा है 25.6%। अगर ये बीजेपी 36%, 34% पाती है तो मैं कह सकता हूं कि आधी थी, जो कि हम लोग के समझ में नहीं आई। चलिए, तमिलनाडु और आंध्रा का हाल जान लेते हैं, सीधे चलते हैं अनुराग मुस्कान के पास। चले, तमिलनाडु और आंध्रा का हाल भी जान लेते हैं, क्या कहता है सर्वे। देखिए, फटाफट से आंकड़ा आ गया एनडब्ल्यूएससी वोटर का। तमिलनाडु की 39 सीटों के लिए आप देख सकते हैं बीजेपी को 4 सीटों का फायदा, 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं के मुकाबले 2009 में हाल क्या था, अब उसके मुकाबले 4 सीटों का फायदा, 7 सीटों का नुकसान। कांग्रेस की जब भी बात आ रही है, नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। 1 सीट केवल मिलती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस प्लस को। एडीएमके खुद आप देख रहे हैं 18 सीटों का यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके का हाल यह है कि उसको फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है, वहीं उतना ही नुकसान डीएमके को होता हुआ नजर आ रहा है। 12 सीटों का नुकसान, केवल 6 सीटें, और अदर्स के खाते में से भी 3 सीटें जो पहले थी वो अब नहीं है, अन्य के खाते में से भी माइनस हो जाती हैं। करुणानिधि को नुकसान, और 12 सीटों का नुकसान, केवल 6 सीटें, और अदर्स के खाते में से भी 3 सीटें जो पहले थी वो अब नहीं है, अन्य के खाते में से भी माइनस हो जाती हैं। करुणानिधि को नुकसान, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अम्मा को यहां फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस का आप देखिए, एक्सिस का भी कामोबेश कुल मिलाकर के मिलता जुलता सा ही आकलन है। बीजेपी को केवल 3 सीटों के फायदे के साथ 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है 8 सीटों के नुकसान के साथ, कुछ नहीं बचता। एआईएडीएमके को 17 सीटों के फायदे के साथ 26 सीटें, और 11 सीटों के नुकसान के साथ केवल 7 सीटें रह जाती हैं करुणानिधि के पास। आप देख सकते हैं कि अदर्स के खाते में 1 सीट के नुकसान के साथ 2 सीटें दिखाता है एक्सिस का सर्वे।
औसत क्या कहता है इन दोनों का, ये देख लेते हैं। ये देखिए औसत का आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। बीजेपी +5, कांग्रेस +1, एआईएडीएमके 26, डीएमके 7 और अन्य के खाते में आप देख सकते हैं कि एक खाता केवल नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश का रुख करते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश का आंकड़ा क्या कहता है, ये आंध्र प्रदेश का आंकड़ा आएगा। सबसे पहले एनडब्ल्यूएस वोटर की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की कुल 42 सीटों के लिए बीजेपी प्लस को 6 सीटों का फायदा, 12 सीटें आती हुई नजर आती हैं। 26 सीटों का नुकसान कांग्रेस को। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 7 सीटें केवल आती हुई दिखाई दे रही हैं। वाईआरएस को 14 सीटों का फायदा, कुछ नहीं था, 14 सीटें आ जाती हैं। 6 सीटों का टीआरएस को फायदा नजर आता है, तो 2 से 8 सीटों पर वो आ जाते हैं। अदर्स के खाते में केवल 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। ये कहता है एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का सर्वे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि एक्सिस का सर्वे क्या कहता है। एक्सिस एजेंसी ने जब अपना सर्वे किया तो उसके आंकड़े क्या आते हैं। ये आप एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का एग्जिट पोल देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आंकड़ा आपके सामने है। अब एक्सिस का आंकड़ा आपके सामने, बीजेपी प्लस को 5 सीटों का फायदा, 11 सीटें हो जाती हैं, 22 सीटों का नुकसान। यहां पर कांग्रेस प्लस को 11 सीटें, 15 सीटें वाईआरएस को मिलती हुई यहां दिखाई दे रही हैं। 1 सीट टीआरएस के फायदे में जाती हुई है और 3 उसका आंकड़ा हो जाता है। वहीं अदर्स के खाते में केवल 1 सीट रह जाती है। ये एक्सिस का सर्वे है और आपको अब दिखा देते हैं इसका औसत क्या हो रहा है। औसत का आंकड़ा कुल मिलाकर के ये है कि वाईआरएस को 14 सीटें, टीआरएस को 6, बीजेपी प्लस को 12, कांग्रेस को 9 और अदर्स के खाते में केवल 1 सीट। आंध्र प्रदेश की कुल 42 सीटों का ये है एग्जिट पोल में हाल। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। आपने बताया कि किस तरह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। सीधे चलता हूं मैं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं उसको देखकर क्या लगता है, क्या क्लिक किया है इन पूरे चुनाव में, क्या क्लिक किया है? मोदी जी क्लिक किए हैं, बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्लिक की है, एनडीए का गठबंधन क्लिक किया है, क्या क्लिक किया है? सब कुछ क्लिक किया है। भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते हुए जिस तरह से कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और बाद में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को ले आए, उसके कारण जो कांग्रेस विरोधी लहर थी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी पैरालिसिस कर रखी थी। जो प्रधानमंत्री थे वो स्वयं को नकारा सिद्ध कर चुके थे और जो भावी प्रधानमंत्री के रूप में जो चेहरा प्रोजेक्ट हो रहा था कांग्रेस की तरफ से, वो रिलेक्टेंट था, वो भागा हुआ था। कांग्रेस की प्रचार समिति की जो बैठक है वो पिछले 1 महीने में नहीं हो पाई। उनकी सरकार की जो संचालन समिति पार्टी वाली, वो 1.5 महीने से मिली ही नहीं। तो वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ से एक योद्धा, जैसे महाभारत में पांडवों की सेना कम थी लेकिन उनका नेतृत्व स्पष्ट था कि कृष्ण जो कहेंगे वो सारे लोग मान लेंगे। दूसरी तरफ व्यक्तित्व थे, भीष्म पितामह थे तो अपने लिए लड़ रहे थे, द्रोणाचार्य थे तो अपने लिए लड़ रहे थे, कर्ण थे तो अपने लिए लड़ रहे थे, उसके बाद भूरिश्रमा आए तो अपने लिए लड़ रहे थे। तो कौरव सेना जो है, यानी कांग्रेस की जो कौरव सेना थी, वो पूरी तरह से धर्म के आधार पर, स्वयं के कर्म के आधार पर पराजित महसूस कर रही थी। तो उसका जो नैतिक बल था वो इतना कम था कि जब यहां से कृष्ण का सुदर्शन चला तो सारी सेना धड़ाशायी दिखाई दी। चलिए, प्रेम शुक्ला जी का बोलने का अपना अलग अंदाज है, लेकिन चलते चलते हम आपको दिखा देते हैं पूर्वोत्तर और गोवा क्या कहता है। हम अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। असम और पूर्वोत्तर की सीटों में कुल सीटें हैं 25, बीजेपी को मिल रही है 10, नफा और नुकसान तो नहीं कहूंगा, नफा है 5 का। ये एनडब्ल्यूएस और सी वोटर का सर्वे कह रहा है। कांग्रेस को मिल रही है 8 सीटें। गोवा को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है इसमें, और बीजेपी को मिल रही है 5 सीटें, 1 सीट का फायदा है। कांग्रेस को मिल रही है 2 सीटें, 1 सीट का नुकसान है। हम आपको याद दिला दें, गोवा में 2 सीटें हैं और बाकी की सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। दादर, नागर हवेली और पांडिचेरी भी मिला हुआ है। पांडिचेरी की सीट एआईएडीएमके के खाते में जा रही है। एक बार फिर से असम पूर्वोत्तर देख लेते हैं। बीजेपी को 8 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी प्लस को 3 सीटों का फायदा है। कांग्रेस को 10 सीटें मिल रही है, -4 सीटें हैं। लेफ्ट को 2 सीटें मिल रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अदर्स के खाते में 3 सीटें हैं, 1 सीटों का फायदा है। ये एक्सिस का सर्वे कह रहा है। और एक्सिस का सर्वे गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में क्या कहता है? बीजेपी प्लस के लिए 4, कोई नफा नुकसान नहीं है। कांग्रेस प्लस के लिए 3, कोई नफा नुकसान नहीं है। अदर्स के लिए 1, कोई नफा नुकसान नहीं है।
तो हमने आपको बताया था, हम आपको बताएंगे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल, कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जिट पोल क्या कहता है इस ब्रेक के बाद।